जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग बहरान के हवाले से। रमजान के आगाज से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले विफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर लोड शेडिंग में जकड़ी हुई और लोड शेडिंग से तंग अवाम को रिलीफ देने का और निजात देने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। एक अच्छा प्रोजेक्ट उसका आज आगाज कर दिया है। अपनी तर्ज का, अपनी नौयत का पहला कोयले से चलने वाला मेगा प्रोजेक्ट साहिवाल कोल पावर प्लांट, इसका आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने साहिवाल में इफ्तिताह कर दिया। आपने तमाम दिन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख लिया इस पूरे मेगा पावर प्लांट में, जिसमें 2 यूनिट्स होंगे। इनकी पूरी कैपेसिटी 1320 मेगावाट है, जिसमें से एक यूनिट 660 मेगावाट वो आज ऑपरेशनल हो गया है और 1 या 2 दिन में नेशनल ग्रिड तक इसकी बिजली पहुंचना शुरू हो जाएगी और उसके साथ ही अवाम तक भी पहुंचना शुरू हो जाएगी। 1 या 2 दिन में रमजान का भी आगाज हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान के लोग जो कि इस बात से परेशान थे कि रमजान में उन्हें किस तरह से लोड शेडिंग के शदीद बहरान से कुछ रिलीफ मिलेगा, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। दूसरा यूनिट 660 मेगावाट का, उसके बारे में भी खबर है कि अगले 1-1.5 हफ्ते में उससे भी बिजली नेशनल ग्रिड तक पहुंचना शुरू हो जाएगी और इस तरह इस वक्त मुल्क में जो 4 से 5 हजार मेगावाट का शॉर्टफॉल पाया जाता है, उसमें कम से कम 1320 मेगावाट की कमी हो जाएगी। चाइना से वज़ीर-ए-आज़म साहब को वतन वापस आए अभी 1 से 1.5 हफ्ता ही हुआ है और उसके साथ ही ये प्रोजेक्ट जो कि सीपेक का पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में और पंजाब में जो कि कंप्लीट हुआ है, चीनी हुकूमत के ताउन से, चाइनीज कंपनीज के ताउन से, और इस प्रोजेक्ट की पूरी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में जो 1.8 अरब डॉलर्स की लागत आई है वो तमाम की तमाम चीनी कंपनियां और चीनी बैंक उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के चीन से वतन वापस आने के 1 से 1.5 हफ्ते में ही सीपेक का ये पहला प्रोजेक्ट, उसके बारे में एक बड़ी खबर आना कि वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें से 1320 मेगावाट 1 से 2 दिन में या 1 से 1.5 हफ्ते में अवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी और बहुत मुस्बत खबर है। इसी तरह की बात आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए भी कही और ये भी साथ वादा किया कि 2019 तक 10,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगा और इसके साथ उन्होंने ये उम्मीद, ये शर्त भी आयद की कि नून लीग की हुकूमत को अवाम आगे भी चलने दें और 2018 के इंतखाबात में उन्हें आगे भी मौका दें कि वो इस तरह से लोड शेडिंग के बहरान को ख़त्म कर दें। हुकूमत की बातें आपने सुनी, इस प्रोजेक्ट के हक़ाइक़ क्या हैं वो हमने आप तक पहुंचा दिए। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ ज़्यादा कंसर्न्स मुख्तलिफ हलकों में नहीं पाए जाते थे, लेकिन एक बड़ा कंसर्न वो इसकी एनवायरमेंटल हैजर्ड के हवाले से था कि साहिवाल कोल पावर प्लांट जिसमें बड़ी मिकदार में टनों के हिसाब से, कई मन टनों के हिसाब से कोयला इस्तेमाल है, तो उस कोयले के जलने से साहिवाल और आसपास की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर क्या नुकसानात होंगे, इस हवाले से भी आज आगाह किया गया और हुकूमत पंजाब मुसलसल इस प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह कर भी रही है। लेकिन एक तरफ जहां अवाम के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, वहीं पर इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट अब जबकि ऑपरेशनल हो चुका है, अब जबकि इसमें से बिजली प्रोड्यूस करना शुरू हो चुकी है, जो कोयले से चलने वाला पहला प्रोजेक्ट है, तो इसके चलने के साथ साथ एनवायरमेंट पे, माहौलियात पे क्या असर पड़ेगा। हुकूमत ने तो वादा कर लिया है कि 1320 मेगावाट के जरिए वो रमजान में और गर्मियों में अवाम को बेहतरीन रिलीफ देना चाहती है, लेकिन हकाइक क्या हैं और अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, पहले उनकी सुन लेते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट के हवाले से, लोड शेडिंग के बहरान के हवाले से क्या कहते हैं।
कि एक पावर प्लांट से काम नहीं चल सकता, काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल बात है जी, लोड शेडिंग का पाकिस्तान में खात्मा नहीं हो सकता है लोड शेडिंग का। कि इलेक्शन जब करीब आते हैं उस वक्त इनको वोट चाहिए होते हैं, तो इलेक्शंस के बिल्कुल करीब जाके आवाम को आखिरी 6 माह में कुछ रिलीफ मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ में मैंने अपनी आंखों से आते जाते हैं देखा है, प्रोजेक्ट दिन रात वहाँ पे काम हुआ है और उस इलाके को सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह। अगर पिछले गवर्नमेंट से बिजली का मुआवजा किया जाए ना तो इससे तो बहुत बेहतर है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कमी आएगी। और अल्लाह करे ये जो हमने ये इफ्तिताह कर रहे हैं ये इसको पाया तकमील तक पहुँचे और अल्लाह ताला करे कि ये जो ना ये इसका फ़र्क पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। कुछ भी नहीं होना है इसमें, हम लोगों ने ऐसे गर्मी में मरना। अब जितने प्रोजेक्ट लग रहे हैं उस हिसाब से हाउसिंग स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, तो वो डेफिसिट तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी और प्रॉमिस किया था कि विद इन 5 ईयर्स वो ये लोग लोड शेडिंग के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। अवाम की बात आपने सुनी, जहां पर अवाम इस बात से खुश हैं कि एक नया प्रोजेक्ट लग रहा है, लोड शेडिंग से बहरान का उन्हें कोई ना कोई उम्मीद नजर आ रही है। वहीं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उनके कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक अहमद खान साहब। और बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये, और ये फैक्ट के CPEC का पहला प्रोजेक्ट है और पंजाब में कंप्लीट हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जितने भी स्टाफ ने, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो चाइनीज है, वो उसके लिए डेफिनेटली मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लेकिन ये बताएं कि एक्चुअली एंड फैक्चुअली इस प्रोजेक्ट से लोगों के घरों में, उनके बिजनेस तक बिजली पहुंचना कब तक शुरू हो जाएगी? अच्छा देखिए गरीबत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू पे आपने बात की। मैं स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपकी जो कंसर्न है लोगों के, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसमें कुछ लोगों की ये राय है कि एक प्रोजेक्ट से कुछ नहीं बनेगा, तो ये फियर फैक्टर तो लोगों का दुरुस्त है। पिछले जो हालात रहे हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकती हैं कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ गुजरात के अंदर 4 प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग दिस प्रोजेक्ट वो अपनी कंप्लीशन स्टेज पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली देनी शुरू कर दी। अभी विक्की रिसेंट पास्ट में हुआ और उसने भी 670 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में दिए। आज ये साहिवाल कोल फायर पावर प्रोजेक्ट जो है ये 660 मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर इसकी सिंक्रोनाइजेशन और कमिश्निंग हो चुकी। नेशनल ग्रिड में इसकी जो मेगावाट्स की कमी थी उसमें से 660 मेगावाट मिनहा हो चुके। ये 10 मिलियन लोगों के लिए उनकी सारी जरूरियात बिजली की पूरी करने के लिए काफी है ये एक यूनिट जो आज चला है। और जब ये अपने फुल फोर्स पे चलेगा, जब ये 1320 मेगावाट पे चलेगा, फुल कैपेसिटी पे चलेगा, तो ये 20 मिलियन लोगों की बिजली की जरूरियात को केयर करेगा। उनके लिए ये काफी होगा। और अभी ये जो हम आज मई में एक 660 मेगावाट दे रहे हैं, इसी तरह हम जून के अंदर कोई तकरीबन 1200 मेगावाट और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसमें से 660 मेगावाट इसी पावर प्रोजेक्ट के होंगे। फिर उसके बाद भिकी का जो सेकंड यूनिट है वो चलेगा। फिर इसी तरह जो हमारा हवेली भादरश है वो चलेगा। इसी तरह बल्लो की है, वो सारे 2 टर्बाइन बेस्ड हैं, सबके 2 यूनिट्स हैं, सब 660 मेगावाट और 660 मेगावाट। दे ईच हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1320 मेगावाट। सो मीनिंग बाय कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर 2018 तक पंजाब गवर्नमेंट अलोन उन प्रोजेक्ट्स पे जो पंजाब गवर्नमेंट अपनी फंडिंग के साथ और पंजाब गवर्नमेंट जो चाइनीज पार्टनरशिप के साथ, जो कि FDI के सोर्स पे है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सोर्स पे है, उसके साथ मिलके तकरीबन 36 मेगावाट खुद अंडरटेक कर रही है और तकरीबन 1320 मेगावाट जो है वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो मेरा कहने का मतलब सलीस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इस चीज पे हमारे पाकिस्तान के लोगों को जो शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स खड़े हो चुके हैं, ये पहले की तरह जैसे हमारी नारेबाजी हुकूमतों की होती थी वैसे नहीं है। और जिस स्पीड के साथ, जिस सूरत के साथ ये मुकम्मल किए गए हैं, ये दुनिया का रिकॉर्ड टाइम है। ये बहुत बड़ी प्राइड की बात है हमारी नेशन के लिए कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे,
और इसके साथ खातिर खौफ फायदा भी होगा जी। बहुत तेजी से साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट है, सिर्फ 22 माह के अंदर, 2 साल से भी कम की मुद्दत में। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे इक्तिसादी सर्वे के हवाले से, कल के पेश होने वाले हुकूमती बजट के हवाले से, पिछले साल की कारकर्दगी हुकूमत की मुआशी और आइंदा 1 साल के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बात करेंगे इसहाक डार साहब से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। मईशत को ठीक करने का वादा और दावा करके हुकूमत में आने वाली नून लीग अपनी हुकूमत के 4 बजट्स कामयाबी के साथ पूरे कर चुकी है और अब कल अपनी हुकूमत का 5वां बजट पहली बार पेश करने जा रही है। पिछले 4 साल की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही और खासतौर पर पिछले 1 माली साल 2016-2017 की कारकर्दगी कैसे रही, इस हवाले से वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने आज इक्तिसादी सर्वे अवाम के सामने रखा। ये इक्तिसादी सर्वे अगर इसे मिक्स कहा जाए, 50-50 कहा जाए हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो गलत ना होगा। जहां पर बहुत से आदादो शुमार हुकूमत के हक में अच्छे जाते हैं, मुल्की मईशत के बेहतर होने का तासुर देते हैं, वहीं बहुत से आदादो शुमार हुकूमत की तरफ से पेश करदा अपने ही ऐसे भी हैं कि जो बहुत से सवालात उठा देते हैं हुकूमत के दावों के हवाले से। इनमें ज़रूरी तरक्की कितनी हुई, उसका हदफ क्या था और हदफ हासिल नहीं हो सका। इस तरह सरमायाकारी बरामदात का हदफ हासिल नहीं हो सका, मुल्की तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सका, और भी बहुत से अहदाफ हैं जो कि पिछले 1 माली साल में हुकूमत ने अपने लिए मुकर्रर कर रखे थे लेकिन वो अचीव नहीं हुए। पिछले 1 साल में हुकूमत की कामयाबियां क्या रही मुआशी तौर पे और नाकामियां क्या रही, और अगले 1 साल के लिए हुकूमत किस तरह का बजट आवाम को देने जा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खौर पे हैं वफाकी वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद कि 4 साल का कामयाब और मुसलसल बजट आपकी हुकूमत ने पेश कर दिया है। अगरचे इस पे बहुत से सवाल उठाए जाते रहे लेकिन अब पहली बार आप लोग 5वां बजट कल पेश करने जा रहे हैं, उस हवाले से भी आपसे सवाल करूंगी। लेकिन जो इक्तिसादी सर्वे आपने खुद ही प्रेजेंट किया है, इसमें जो सबसे तशवीशनाक बात है, जो तशवीशकुन बात है, जो पहला सवाल वो ज़रूरी तरक्की के हवाले से, कि ज़रूरी तरक्की 3.48 रखी थी आपने लेकिन उसका हदफ 3.46 तक ही हासिल हो सका, और पिछले 4 साल में ऐसा ही हो रहा है कि ज़रूरी तरक्की अपने हदफ से भी कम हासिल हो रही है। डार साहब जी, गरीदा फरूकी साहबा शुक्रिया। बात यह है कि मैं ये क्लियर कर चुका हूँ माजी में भी, आपने देखने के 4 साल में पाकिस्तान कहाँ पहुंचा है, और मैं इसमें बिलीवर हूं कि हम बड़े सख्त टारगेट रखते हैं। अगर आप हार्ड और स्ट्रेच टारगेट रखेंगे तो आपको अच्छे गेंस मिलेंगे, वरना जो जैसे हमारी आदत है मिनासुल कौम के, अगर हम लीन टारगेट्स होंगे तो हर बंदा उसको इजी लेगा। एंड हमारी जो अचीवमेंट्स है वो नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जब इस तरह की बातें डिस्कस होती हैं, यू शुड सी कि पाकिस्तान किधर था और किधर आया है। ये वो पाकिस्तान था आज से 4 साल पहले जिसको कहा जा रहा था कि ये 12 महीने में बैंकरप्सी डिक्लेयर करेगा, डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। आज उस पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि 12 साल के बाद ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह G20 में शामिल होगा। तो ये कोई हवा से तो नहीं ये हो रहा है, और मैं तो नहीं कह रहा। ये प्राइस वाटर हाउस जो उनकी ग्लोबल रिपोर्ट है, ओनील की उससे पहले रिपोर्ट थी, वो 2050 का कह रहे थे, अब 2030 की बात हो रही है। जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, कोई भी चीज देखे, टारगेट कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो उसके साथ प्रॉफिट के साथ आपको वो वापस मिलेगा। टारगेट्स हम स्ट्रेच रखते हैं, बड़े डिफिकल्ट रखते हैं, बड़े चैलेंजिंग रखते हैं, इसीलिए इतने अच्छे गेन्स हुए हैं कि हम आज 4 साल के बाद वो मुल्क जिसको दुनिया कह रही थी कि 12 महीने के बाद ये डिफॉल्ट करेगा और इसके बाद इसके मसाइल होंगे, सारी दुनिया के डोनर जो थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद कर दिया था। आईडा, IBRD, IFC, वर्ल्ड बैंक, ADB, हम उसको वापस लेके आए हैं। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। आपकी रेटिंग जो है वो पॉजिटिव से स्टेबल से नेगेटिव जा चुकी थी। मेरा ख्याल है हम इसका ना शुक्र ना हो, और तबसरे को आप उस तरह देखें कि 4 साल में पाकिस्तान ने कहां लेके गए हैं। आपने अभी एग्रीकल्चर की बात की है, ये पिछले साल 0.2% की ग्रोथ थी। हमने एक बहुत बड़ा अग्रेसिव पैकेज दिया पिछले बजट में 341 बिलियन का, और उसके नतीजे में ये 3.48% हुआ है। पाकिस्तान 2008 से 3% ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी से बाहर ही नहीं निकला था। हमने पहले 3 साल इसकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस की,
4%, हम 3 साल रहे, पिछले साल 8 साल की हाईएस्ट थी, 9 साल की, इस साल हम 5 क्रॉस किए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज को पॉजिटिवली, आपकी बातें डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। मैंने बैंक डिपॉजिट नहीं है जिसमें जमा होकर उसका आपकी बातें बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने पहले यही कहा कि हुकूमत ने अचीव भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ बहुत से सवाल भी क्रिएट होते हैं। ये कुछ लोग जो इसको जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना जी, वो ये बात करते हैं जी टारगेट्स और टारगेट्स मिस्ड। व्हाट आर टारगेट्स? टारगेट हम अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत ही ज्यादा हम फिक्स करते हैं, और उसके बाद जब वो अचीव होता है, अब आप कंपेयर करना वेयर पाकिस्तान वाज 4 years ago। बिल्कुल ठीक है, इसको पॉजिटिव आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अगर हम कंपेयर करें कि वेयर आर द अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन, इंडिया की यही एग्रीकल्चर ग्रोथ डबल फिगर क्रॉस कर चुकी है, बियॉन्ड 10 है, बांग्लादेश की हमसे ज्यादा है। तो अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को ही करें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रीवियस 4 मेरे पास हमारी हुकूमत का कोई ऐसा किसी हुकूमत मैजिक वैंड नहीं था कि जिसमें 4 से जो कुछ हो गया है उससे बेहतर हो सकता। ठीक है, ठीक है। अगर इंडिया में तो कोई बात नहीं होती, इंडिया में कोई टारगेट जो फिक्स करते हैं उससे नीचे होते हैं तो कोई बात नहीं करता, वो देखते हैं कि क्या है। ये बात सिर्फ इतनी है कि गिलास जो खाली था वो आधा भरा है, पौना भरा है कि पूरा भरा है। मैं अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो जितने आपके पास, मैं खुद कह रहा हूं कि जो हमारा ग्रे एरिया है, जो वीक एरिया है, वो एक्सपोर्ट्स का है, उसमें इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें डिक्लाइनिंग ऑफ प्राइसेस की है। बाकी हमारे 5.28 है, 20% करीबन एवरेज एस्टिमेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जीडीपी अंडर रिपोर्टेड है, चाइना की तरह जो कई साल पहले 24.8% अंडर रिपोर्टेड निकली थी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे एक्सपोर्ट्स के बारे में ही था। एक्सपोर्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए प्लान क्या है, क्योंकि अगला साल आपका आखिरी साल है। एक्सपोर्ट के लिए हमने गरीदा बीबी एक बड़ा अग्रेसिव पैकेज दे चुके हैं। चंद महीने पहले आपको पता है कि 180 अरब रुपए का पैकेज दिया था 18 महीने के लिए, वो जून 2018 तक चलना है। उसके लिए हमने रिफंड जो थे पिछले साल में हमने बजट में अनाउंस किए थे, वो हमने क्लियर किए थे। अब आप कल का इंतजार करें कि क्या गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और इंशाल्लाह उस पर हम पूरा करेंगे। हम पूरी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, हम नए सेक्टर्स को हम एनकरेज कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा हमारा स्कोप है। इंडिया ऑलमोस्ट 20 बिलियन से ऊपर जा चुका है, 50 बिलियन एक्सपोर्ट्स की आईटी सेक्टर की बात कर रहा है। हमने आईटी टेक्नोलॉजी पार्क कोरियंस के साथ मिलके इस्लामाबाद के लिए साइन हो चुका है। हम इसको लाहौर, कराची, दूसरे सूबों में भी ये रिप्लिकेट करेंगे। हमें अब इसको हमारा जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब दुनिया मान चुकी है। डॉक्टर साहब, कल का बजट आप डिस्क्लोज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल के बजट में हुकूमत किस सेक्टर या किन सेक्टर्स पर ज्यादा तवज्जो देने जा रही है? देखें, हम एग्रीकल्चर को अभी मजीद प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आपको कल बजट में उसकी झलक नजर आएगी। ठीक, जो कुछ हमने दिया था पिछले साल वो 1 साल खत्म हो गया है। अब फैसला ये है कि उसको देना है, दोबारा देना है, उतना देना है, कम देना है। इसकी ऑब्वियसली मैं मॉरली बाउंड हूं कि मैं अभी आपको ना बताऊं, कल आप इंशाल्लाह आपको वो मालूम होगा। और कुछ इसी तरह जैसे मैंने अर्ज किया कि आईटी सेक्टर जो है उसमें बहुत स्कोप है। हमारी ओवरऑल जो यानी परफॉर्मेंस है वो ठीक है। मैंने जैसे कहा, मैं तो बिलीवर हूं कि स्ट्रेच टारगेट रखने चाहिए, और उसका यही नतीजा होता है कि कभी हम 4 साल से पहले सोच सकते थे कि ये 5.28 कोई छोटी चीज नहीं है अल्लाह के फजल करम से। 5% की ट्रैजेक्टरी में दाखिल हो रहे हैं। अगले साल हम 6% की ट्रैजेक्टरी में इंशाल्लाह दाखिल होंगे। और अगर हमारी वो जो जीडीपी करेक्शन जो अंडर एस्टिमेटेड है वो वर्ल्ड बैंक उसको स्टडी। डॉक्टर साहब, आप काम भी बेतहाशा करते हैं, आप रातें अपने ऑफिस में गुजार रहे हैं बजट की प्रिपरेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आप बिलाशुबा बहुत मेहनत कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन फिर हमारी भी कोशिश होती है कि वो मेहनत हुकूमत के सामने नजर भी आए, अवाम तक पहुंचे भी। एक खबर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आई है डॉक्टर साहब के अगले माली साल में गवर्नमेंट $11 अरब के कर्जे लेने जा रही है, ताकि जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से डेफिसिट आ रहा है, जो कर्जे बढ़ रहे हैं, उनको उतारने के लिए मजीद कर्जे लें। ऐसा कुछ होने जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, कर्जे जो है पहले इस मुल्क को कर्जा को देने के लिए तैयार ही नहीं था। कर्जे उसको मिलते हैं जो जिसकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती है या जिसका कारोबार ठीक होता है उसको बैंक कर्जा देता है। जिसका कारोबार नजर आ रहा होता है डूब रहा है उसको कोई नहीं देता। यही वजह थी कि 2013 के शुरू में तमाम जो मालियाती अदारे थे इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद कर दिया था। इनफ्लो 0 हो गई थी। तो अभी ये जो एक आपके ग्रुप की जिसकी आप बात की, एक रिपोर्ट की, वो जाहिर है कि ये एक रूटीन का बिजनेस है। आपने नेट पोजीशन देखनी है कि हमारी नेट पोजीशन जो है वो कर्जों के हवाले से कितनी है। अब जब जून 13 में
जो एक्सटर्नल डेट था पाकिस्तान का वो 48.1 अरब डॉलर था और स्टेट बैंक के पास जो थे वो 6 अरब डॉलर थे, जिसमें से 2 अरब एक टेम्पररी पिछली हुकूमत ने अरेंज किए थे जो कि अगस्त में वापस करने थे, तो 4 अरब हो गए। तो उस वक्त जो नेट डेट फॉरेन एक्सटर्नल डेट था जिसकी बात हो रही है वो 44 अरब था, 44.1। मार्च 17 में हमारा टोटल जो पब्लिक डेट है वो 58.4% है, 16.5 बिलियन जो है वो स्टेट बैंक के पास है, और जो नेट एक्सटर्नल डेट है, नेट ऑफ द स्टेट बैंक के हाथ में जो एक्सचेंज इस वक्त है मौजूद है वो 41.9 है। तो इसमें तो बेहतरी आई है, 2.2 बिलियन डॉलर। डॉक्टर साहब इस पे डिटेल से बहुत कुछ आपसे जानने वाला, बात करने वाला है। अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास बहुत कम है। वन लास्ट क्वेश्चन, कल का बजट आपका इस टेन्योर का चूंकि आखिरी बजट होगा, अवाम दोस्त बजट कहलाया जा सकता है कल का? देखिए हम जो है वो पॉपुलिज्म की तरफ नहीं जाते, हम जो सीरियस जो मुल्क, वरना इकोनॉमी ठीक ना होती। हम पाकिस्तान इज नोन एज 2 ट्रेंच कंट्री इन द वर्ल्ड, कि जो अपने रिफॉर्म्स के हवाले से 12 स्टेप्स होते हैं उसमें 2 या 3 स्टेप्स लेकर भाग जाता है। दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने अपने 12 के 12 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ठीक किए हैं, और उसी वजह से पाकिस्तान की रेटिंग नेगेटिव से आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव हुई, पाकिस्तान की रेटिंग C से B हुई। पाकिस्तान को अब दुनिया की एक नवीद मिल रही है कि इंशाल्लाह ये G20 में 20-30 यानी 12 साल के बाद दाखिल होगा। तो मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल जहां हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी पे बिल्कुल कोई बोझ ना पड़े, कि वही मुल्क है ना जिसकी 2008-2013 में इन्फ्लेशन जो थी 60% थी। आज इस मुल्क की जो इन्फ्लेशन है पिछले 4 साल में वो रफली 15-16% टोटल। डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट करना पड़ा क्योंकि इस वक्त तक के लिए वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, बट आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे कल बात हो, एक्सक्लूसिव आपका इंटरव्यू करें और तफसील से बजट के हवाले से कल आपसे बात। वजीर खजाना इसहाक डार साहब कल के बजट के हवाले से और पिछले 1 साल की हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद पानामा लीक्स और इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस करेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ खासतौर पर बनी गाला अराजी केस के हवाले से मनी ट्रेल का मामला चल रहा है, जहां पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब अपनी मनी ट्रेल को भी साबित करने में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात पर बार बार इसरार कर रही है कि इमरान खान साहब के मामला बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल सीधे हैं और इस हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मजीद 10 सवालात इमरान खान साहब से उनके जवाबात तलब कर लिए हैं। उधर नून लीग के खिलाफ बल्कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जो पनामा लीक्स की JIT अपनी तहकीकात कर रही है, उस हवाले से JIT टीम के 2 मेंबर्स पे हुसैन नवाज साहब के और तारिक शफी साहब के जो एतराजात हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अब सोमवार को करने जा रही है। उसका मुस्तकबिल क्या होगा वो भी देखना है। कुछ बाखबर हल्के ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुसैन नवाज और तारिक शफी के एतराजात को बिल्कुल सुनेगी, उनके तहफ्फुजात को तफसील से सुनेगी, लेकिन इस वक्त JIT को तब्दील करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल आगे होने क्या जा रहा है इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ हैं नून लीग की सीनियर मरकजी रहनुमा माइजा हमीद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भी सीनियर मरकजी रहनुमा इमरान इस्माइल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब और माइजा हमीद साहिबा। इमरान इस्माइल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज मजीद 10 सवाल पूछ लिए हैं इमरान खान साहब से, और जो आपकी तरफ से जो इमरान खान साहब की तरफ से मनी ट्रेल दी गई है उस पर बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया माइजा। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब का मामला बात यह है कि इमरान खान साहब का मामला जो है वो उनका निजी नौयत का मामला है। घर उनका था या उनकी बीवी का था, पैसे उनके थे या उनकी बीवी के थे, उन्होंने लंदन से अपार्टमेंट बेच कर लाए थे। इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे। खान साहब ने किसी गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचाया, खान साहब ने टैक्स चोरी नहीं किया, खान साहब ने लंदन में सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, वहां से पैसा कमाया। वो किस चैनल से आया? वो बैंकिंग चैनल से आया, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आया। अगर कहीं
कुछ इन्होंने अगर सवालात उठाए हैं तो उसके जवाबात जरूर मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चीज को इसमें कवर करना कि ये असल में जाहिर ये करना चाह रहे हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने या उनके खानदान ने पैसे खाए हैं, पाकिस्तान से चोरी किए तो इमरान खान ने भी खाए हैं। अगर उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट लिए हैं, इन्होंने यहाँ से पैसे चोरी करके लंदन में अपार्टमेंट लिए हैं, वो लंदन में अपार्टमेंट बेच के पाकिस्तान पैसा ला रहा। यहाँ बड़ा फर्क है, वाजे फर्क है, और हम किसी चीज से भाग नहीं रहे। हमने हर चीज खुल्लम खुल्ला, हम वो वाहिद पार्टी है जो अपने पार्टी का भी थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, अपने पार्टी के अकाउंट्स का। फर्गूसन ऑडिट करती है हमारी फंडिंग का। हमने यूएस में कंपनी रजिस्टर करा के उसके बैंकिंग चैनल से पैसे पाकिस्तान लाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को, एक्सपैट्स को, जिनके पैसे से पाकिस्तान का नेशनल एक्सचेकर चलता है, उसको, उन लोगों को कहते हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं है। अगर ये लोग पाकिस्तानी नहीं है तो फिर आप इनका पैसा पाकिस्तान में क्यों मंगवाते हैं, फिर आप इनको वोट का हक क्यों देते हैं? ये वो लोग हैं। मैं सारी जिंदगी फंड रेजिंग करता रहा हूँ पीटीआई के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने जाके अमेरिका में फंड रेजिंग किया है, यूके में फंड रेजिंग किया है, और हमने एक एक पैसा बैंक अकाउंट में जमा करा के वहां की गवर्नमेंट से इजाजत लेके किस फंड, किस मद में कितना पैसा जाना है, उस पैसे को उस हिसाब से वो गवर्नमेंट अलाउ करती है तो पैसा आता है। लेकिन मामला ये है इमरान इस्माइल साहब के उस हवाले से जितनी भी साफ शफाफ ट्रेल है आपकी, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मुतमईन नहीं हो रही। आगे आप लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे मुतमईन होती है, वो आगे देखा जाएगा। मैं तो एज ऑफ टुडे उसकी बात कर रही हूँ। माइजा हमीद साहिबा क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने, माइजा हमीद साहिबा क्या कहेंगे आप इमरान इस्माइल साहब की बातों पर? देखिए, इमरान इस्माइल साहब को चाहिए कि शायद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कोर्ट की हेयरिंग अगर सुनी जाए। आपको भी पता है, आप ये जो आप अभी शुरू में इंट्रोडक्शन दे रही थी उसमें कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये हैं कि मनी ट्रेल नहीं पता चली, इमरान खान साहब के लॉयर ने मनी ट्रेल नहीं दे सके। और जो बात की जाती है कि जमाइमा खान से राशिद खान के पास पैसे आए, फिर राशिद खान से फिर इमरान खान साहब के पास थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे आए, फिर जो है फिर एक और कंफ्यूजन के वापस पैसे गए, पता नहीं ये एक और जो है वो कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। बात ये है, सीधी सी बात है, जिस बैंकिंग चैनल के थ्रू ये सारा काम हुआ है, जजेस की ऑब्जर्वेशन है, ऑनरेबल जजेस की ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमें आपने सेटिस्फाई नहीं किया एज फार एज मनी ट्रेल इज कंसर्न्ड। दूसरी बात ये कि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि यू कैन नॉट कंपेयर इमरान खान एंड मियां नवाज शरीफ। देखें, इमरान खान साहब ने ये नारा मारा और पिछले एक साल से लगे हुए हैं कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं एक क्रिमिनल चीज है। ऑफशोर कंपनीज इमरान खान साहब की निकली। उसके बाद जो है ये कहना कि इमरान खान साहब जो हैं वो ही इज नॉट अकाउंटेबल, अवाम को अकाउंटेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इमरान खान साहब नहीं, इमरान इस्माइल साहब ने ये नहीं कहा कि अकाउंटेबल नहीं है, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबल नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ कंपैरिजन नहीं हो सकता। उस पर मैं भी डिसएग्री करती हूँ। कंपैरिजन हो, मैं समझती हूँ कि कंपैरिजन इसलिए होता है कि एक सूबे का एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सूबे का सरबराह भी जो है वो उनकी पार्टी का है, वो अपने एमएनएस को जो है निकाल भी सकते हैं, डाल भी अपनी पार्टी में लेके भी आ सकते हैं, वो एक पार्टी हेड है। एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट में होना या ना होना ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पनामा केस में बाकी भी कोई 800 लोग हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं। पाकिस्तान एब्सोल्युटली गवर्नमेंट में होना ना होना उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पनामा लीक्स में जो बाकी लोग हैं वो भी गवर्नमेंट में नहीं रहे कभी, लेकिन उनका भी ज़ाहिर है एहतसाब होगा। और तीसरी बात ये कि देखिए, नहीं, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपैरिजन होगा। अगर आप कहेंगे हम 62, 63 में जो है हम बिल्कुल साफ शफाफ हैं, आज आप अगर साफ शफाफ होते तो 3 हफ्ते ना लगाते मनी ट्रेल निकालने के लिए। आपके लॉयर्स जो हैं तारीखों पे तारीखें ले रहे हैं, पहले मेंटेनेबिलिटी पे, इस्तिस्ना पे आप लोग बैठे रहे। अब जो है उस चीज को, केस को डिले करते करते कि आपने सोचा शायद ये दब जाएगा। But the point is, माइजा हमीद साहिबा, इसके अलावा जो पॉइंट है, जो सवाल है, वो पनामा लीक्स की जीआईटी के हवाले से भी है। ये एतराजात अब क्यों उठाए गए हैं 15-20 दिनों के बाद? ये एतराजात उस वक्त क्यों नहीं उठाए गए जिस दिन तश्कील दी थी सुप्रीम कोर्ट ने ये जीआईटी? इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि पीटीआई कह रही है कि आप लोग अब जीआईटी पे असरअंदाज होना चाहते हैं। मैं एक बात का पहले जवाब देना चाहूंगी कि ये जो एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज करते हैं ना फॉरेन फंडिंग से, ये करना छोड़ दें प्लीज। अवाम पागल ना बनाएं। ये आप लोगों ने किया है। एक्सपर्ट्स, ये आपके वकील ने क्या है? आपको पता है आपके वकील ने क्या कहा कोर्ट में? नॉट इंटरप्ट यू। यू नो व्हाट योर लॉयर इज। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बात करूंगी, नहीं तो आप बात कर लें।
आपको पता है आपके वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उसने कहा है कि ये मेरे वकील हमारे वकील को छोड़े, आपको शक होगा, हमें शक नहीं है। मेरा ख्याल है वो आप मुझसे और आपसे ज्यादा पाकिस्तानी है। जिसका पैसा लेके मुल्क के एक्सचेकर में डालते हैं उनकी पाकिस्तानियों पे शक करते हैं आप। इमरान इस्माइल साहब, अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो मैं आपको There is no foreign funding. कोई भी नहीं हमारी There is no foreign funding. ये आपकी धमकाना ना सीखे आप, मुझे बात नहीं करना देंगे, क्या करेंगे? इमरान साहब जरा माइजा साहिबा को कंप्लीट करने दीजिएगा। इमरान साहब लेट माइजा साहब कंप्लीट। मुझे धमकी ना दें आप। माइजा साहिबा को जरा कंप्लीट करने दें। जी माइजा साहिबा, मैंने आपको क्या था धमकी दी है? मैंने आपको क्या धमकी दी है? जी माइजा साहब कंटिन्यू कीजिए। देंगे बात नहीं, क्या बात नहीं करने देंगे? इमरान साहब जरा माइजा साहिबा को अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिएगा। अच्छा बात सुने, मैंने सीधी सी बात की है जी। एज फार एज फॉरेन फंडिंग इज कंसर्न, हम बड़े क्लियर हैं इस बात पे। फॉरेन फंडिंग इंडिविजुअल्स की बात नहीं की जा रही। फॉरेन फंडिंग में वो लॉबीज की बात की जा रही है जो जूइश लॉबीज हैं या इंडियन लॉबीज हैं जिन्होंने फंडिंग की है, उसका रिकॉर्ड है। और अगर फंडिंग की है और उसके बाद जो इन्होंने इस्लामाबाद लॉकडाउन किया, धरना किया, माइजा इमरान साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। माइजा इमरान साहब जरा इसका जवाब देना चाह रहे हैं। आप मुझे मौका नहीं दे रही। माइजा आपको काफी टाइम दिया, जरा इमरान साहब को जवाब दे लेने दें। जी इमरान साहब। नहीं देखिए, नहीं जब आप गरीदा होल्ड ऑन, गरीदा सॉरी माइजा होल्ड ऑन। गरीदा बात यह है कि डिसाइड कर लें कि इमरान खान को कभी कहते हैं कि तालिबान खान है, कभी कहते हैं कि इजरायली लॉबी का आदमी है। हुआ पता है क्या है? एक फंडरेजर होता है ना, अमेरिका में फंडरेजर हो रहा था। जब फंडरेजर हो रहा था हमारी खुदा के वास्ते कोई झूठ बोलते हुए शर्म आती है? कोई झूठ बोलते हुए शर्म आती है? वो पता है क्या है, मैं दे देता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू पता है होता क्या है? ये $500 का एक चेक है यार। एक सेकंड माइजा तुमसे बात करते हुए ऐसा लगता है घर में झगड़ा हो रहा है, घरेलू लड़ाई की तरह टीवी प्रोग्राम करते हैं। Let me take a break. इमरान साहब, माइजा साहिबा, let me take a break. कूल डाउन हो, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाक भारत ताल्लुकात में एक बार फिर से शदीद तनाव आ चुका है और इन ताल्लुकात में तनाव पिछले 2 साल से मुसलसल जारी है, जब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और खासतौर पर जब से भारत का हाजिर सर्विस जासूस, हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया है। उसके बाद से पाकिस्तान भारत ताल्लुकात ऊंच नीच का और शदीद तनाव का शिकार है। लेकिन इस तनाव में शिद्दत ज्यादा उस वक्त आई जब चंद रोज पहले इंडियन एयर चीफ ने पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई गैर मुनासिब और एक गीदड़ भपकी की तरह की धमकी दी, जिसका पाकिस्तानी एयर चीफ ने भरपूर जवाब दिया और उसके अलावा जितनी भी फॉरवर्ड एयर बेसिस थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, उन्हें ऑपरेशनल कर दिया गया। पाक भारत तनाव क्या ये आगे मजीद खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है या इसमें आगे जाके कहीं कुछ कमी आ सकती है? इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड गनी अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम गनी अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप किस तरह एनालाइज करते हैं जो इंडियन एयर चीफ की ये पाकिस्तान को एक गीदड़ भपकी है, एक धमकी है आउट ऑफ नथिंग, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? खासतौर पर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, अपनी फॉरवर्ड बेसिस को ऑपरेशनल कर दिया है, क्या ये एक रूटीन का थ्रेट था इंडियन साइड से या इसमें कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है? ये हिंदुस्तान का खासा रहा है और अगर आप पिछले 65 के दौर को देखें तो यही इन्होंने कश्मीर में किया था जी। फोर्सेस लेकर आए और फिर ये अपने जहाज भी लेकर आए और जब 4 जहाज आए 1 सितंबर 1965 को तो चारों गिरा दिए गए, रफीकी साहब ने और इम्तियाज साहब ने। उसके बाद इनका
जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री साहब, वो भी हमें धमकियां देते रहे कि मैं अपनी मर्जी का महाज खुलवाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं समझा। हम नहीं समझते कि वही इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो महाज खोल सकता है, लेकिन 6 सितंबर 1965 के उन्होंने किया। 3 जगहों से, कसूर, लाहौर और जसर से। हमें बिल्कुल पता नहीं था। उससे एक रात पहले जनरल चौधरी, जो इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, उसने एक पार्टी दी और जर्नलिस्ट को रिटर्न उसने दावतनामे दिए कि कल शाम लाहौर हम फतेह लाहौर का जश्न मनाएंगे। यानी यहां तक वो चला गया था। वो शोर थे कि वो लाहौर पे कब्जा करेंगे। 6 सितंबर को इन्होंने हमला किया लाहौर पे, और लाहौर पे जब हमला हुआ तो लकीली उनको वो जो फॉर्मेशन गई उनको तबाह करने के लिए मैं उसमें पर्सनली शामिल था जी। उनका जो 3rd जाट बटालियन था, जो लीडिंग फॉर्मेशन थी, उसको बिल्कुल तबाह कर दिया गया। उनके टैंक, उनके जितने व्हीकल, तोप, वो सारे के सारे तबाह कर दिए गए। और 3 जाट का जो कमांडर था, एक जूते और एक साग के साथ वो अमृतसर भाग गया था और उसका नंबर 2 भी साइकिल लेके अमृतसर भाग गया था। तो ये हिंदुस्तान का खासा रहा है हमेशा पाकिस्तान को धमकियां देना। पाकिस्तान धमकियां नहीं देता, लेकिन जब वक्त आता है हम अपना सब कुछ साबित कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्क्वाड लीडर गनी अकबर साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow। अल्लाह हाफ़िज़।